वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें इस साल जो हमारी आरपीएससी उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत निकाल दिए हैं और कुछ उसमें ऐड कर दिए गए हैं। उसमें अगर हम भारतीय राजनीति को देखें तो गवर्नमेंट ने इसमें ऐड किए, जैसे कि हमने पहले संविधान सभा पढ़ा और उससे पहले एक टॉपिक और जोड़ा गया है भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो टॉपिक है ये हमें इसलिए भी शायद पढ़ना चाहिए क्योंकि आज का जो हमारा प्रिपेयर्ड जो संविधान है जो हमारे देश में लागू है उसका 60 से 70% जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जब मैंने आपको संविधान सभा करवाया था तो मैंने उसमें ये चीज स्किप कर दी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 वो इस वजह से कर दी थी क्योंकि इसे हम आज यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अगर बीच में करवाते तो शायद इतना समझ में नहीं आ पाता और हमारा संविधान सभा का जो फ्लो था वो खत्म हो जाता। तो उससे पहले हम ये देखो कि भारत शासन अधिनियम 1935 की हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि भारत शासन जो अधिनियम है वो 1935 क्यों लाया गया और उसमें ऐसी क्या खास बातें थी कि आज हमारे संविधान में उसका इतना प्रतिशत लिया जा चुका है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने संविधान सभा में जैसे पढ़ा था कि 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम और 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो आया था उससे हमारी जो भारतीय जनता थी वो इतनी संतुष्ट नहीं हो पाई थी और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट और साइमन गो बैक के नारे लगना और पूर्ण स्वराज की मांग 1930 तक आ चुकी थी। 1930 में जैसे ही पूर्ण स्वराज की मांग आती है और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, कांग्रेस है, ये बहुत ज्यादा आंदोलन करना शुरू कर देती है। तो अंग्रेजों के माइंड में ये आता है कि इन्हें कैसे ना कैसे दबाया जाए। एक बात जो उनकी जो है वो उन्हें समझ में आ जाती है, वो ये बात कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको सीधी तरह दमन से नहीं दबाया जा सकता जैसे कि वो करते थे। जेल में डालना, हत्याएं करवाना, आदमियों को उठा लेना, ये सब जो ब्रिटिश सरकार करती थी उन्हें एक बात ये समझ में आ गई थी कि अब दमन से काम नहीं चलेगा। अब वो ये चाहती थी, जैसे कि कांग्रेस है उसका बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ गया था, जो जनता है वो भी अब जागरूक हो गई थी महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में और वो सभी अब राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे। उस टाइम इतना ज्यादा लोगों में जागरूकता आ चुकी थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना जो आधिपत्य है उसे खत्म नहीं करना चाहती थी और वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही थी कि जिससे किसी ना किसी प्रकार से इनको दबाया जा सके। तो इसके लिए वो एक रास्ता निकालते हैं, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं या वो क्या करते हैं कि कुछ मेंबर्स को अधिकार देना शुरू करते हैं, मताधिकार, निर्वाचन ये देना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ये चाहती है कि जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनका एक टेस्ट, उनका एक जो स्वाद जो राजनीति में वो पड़ जाए, ताकि ये क्या करे, राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाए और इनका जो रुझान है वो राष्ट्रीय आंदोलन से हटकर और राजनीति में आ जाए। दूसरा, वो ये जानती थी कि अगर कांग्रेस के कुछ सदस्य इस राजनीति में आ जाएंगे, जो बाकी जो है उन्हें दमन से हटा दिया जाएगा और जो शेष जो होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें राजनीति में जोड़ दिया जाएगा। और राजनीति में भी उनको इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, ये राजनीति में जुड़े तो रहेंगे, इन्हें ये लगेगा कि ये अपनी जनता को स्वतंत्रता की तरफ ले जा रहे हैं या अपने अधिकारों को ये बचा पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में वो गवर्नर को इतना तेज बना देंगे या गवर्नर के हाथ में इतनी शक्तियां दे देंगे कि वो अपने जो उनके जिस मकसद से वो राजनीति में जाएंगे वो उनका पूरा भी नहीं हो पाएगा और वो उनमें उलझे रहेंगे। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी भारत शासन अधिनियम में और क्या क्या इसमें सफल हुआ और गवर्नर को क्या शक्तियां दी गई और इसमें क्या क्या खास बातें हुई। अब जैसे कि आप इसकी पृष्ठभूमि तो समझ ही गए होंगे कि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है कि कांग्रेस को तोड़ना, कि कांग्रेस के जो आधे मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, मताधिकार देकर, निर्वाचन देकर उनको राजनीति के टेस्ट में डाल देंगे ताकि वो उसमें उलझे रहे, उन्हें एक राजनीति का स्वाद आ जाए और जो बाकी हैं उन्हें दमन के द्वारा दबा दिया जाएंगे। ये कांग्रेस के अब टुकड़े करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम में और क्या क्या होता है।
आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी कहानी या इतनी बड़ी पृष्ठभूमि बताने की क्या वजह थी। वो ये वजह इसको डीपली पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। सभी प्रश्न यूं आ रहे हैं, कथन आ रहे हैं, सत्य असत्य आ रहे हैं, मिलान कर रहा आ रहा है, या पूरा एक वाक्य आ जाते हैं, उनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये वाक्य उनसे मिलता ही नहीं। अगर हमें भारत शासन अधिनियम 1935, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, इसके बारे में अगर पूरी डिटेल पता होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इससे रिलेटेड कोई प्रश्न गलत हो सकता है। सबसे पहले तो इनका, जैसे कि हमें पहले दे दिया जा चुका था, जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उन्होंने क्या बोला कि प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन दिया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन था, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती थी कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रांतों से द्वैध शासन को हटा देते हैं और उस द्वैध शासन को केंद्र में लगा देते हैं। तो ये चाहते थे कि एक, सबसे पहले जो इसका भारत शासन अधिनियम 1935 का जो पहला प्रस्ताव था वो यह था, एक अखंड भारत संघ। पहला पॉइंट इसका ये था कि अखंड भारत संघ। अखंड भारत संघ में क्या होता है कि ये चाहते हैं कि ब्रिटिश भारत जहां पर ब्रिटिश सरकार जो है सीधे रूल करती है, प्लस मैंने आपको संविधान सभा में बताया था चीफ कमिश्नरी प्रदेश, चीफ कमिश्नरी प्रदेश है, इनको मिलाकर एक अखंड भारत संघ बनाया जाए। और प्लस इसके साथ क्या था, जो देशी रियासतें हमारी बच जाती हैं, जो देशी रियासतें बनती हैं उनका क्या था, उनके लिए उसमें जुड़ना वैकल्पिक था, वो भी प्लस कुछ शर्तों के साथ, वो भी कुछ शर्तों के साथ एक अखंड भारत संघ बनाना था। उसमें क्या था, ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी प्रदेशों को मिलाना था, और उसमें भी ये देशी रियासतों के लिए इनका अखंड भारत संघ में मिलना वैकल्पिक था कुछ शर्तों के साथ। और वो कुछ शर्तें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो इसलिए कि अगर इनकी जो शर्तें थी वो कुछ इस तरह से थी कि ये सारा असफल हो गया, कि जो देशी रियासतें थी वो इसमें मिल नहीं पाई, तो ये अखंड भारत संघ जो था ये क्या हो गया, असफल हो गया। मीन्स कि अखंड भारत संघ जो है वो बन ही नहीं पाया। दूसरा है संघीय व्यवस्था। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब मैंने बताया जिसको मुख्य पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और वो संघ किसको कहा गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू है। इसमें हम ये देखते हैं, इसको हम एक पूरे ग्राफ की तरह देखते हैं जो आपको पूरे ब्लैक बोर्ड पे समझ में आएगा। संघीय व्यवस्था, इसमें क्या है, सबसे ऊपर वो रखते हैं गवर्नर जनरल को, यहां है गवर्नर जनरल। इनके पास दो तरह की शक्तियां हैं, दो तरह के विषय हैं। एक तो होंगे सुरक्षित विषय, और दूसरे हैं हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय कौन कौन से हैं ये भी हम देखते हैं, क्योंकि ये मैं आपको पूरा 1935 का अधिनियम नहीं करा रही, ये मैं इसमें वही करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सुरक्षित विषय में आएंगे विदेश, रक्षा, धार्मिक व अल्पसंख्यक मामले, अल्पसंख्यक या जनजाति से संबंधित मामले। इन मामलों को छोड़कर जो बाकी रह जाएंगे शेष विषय वो आते हैं हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, यहां तक अगर हमें समझ में आ गया, ये पूछ सकते हैं कि
गवर्नर जनरल के सुरक्षित विषय कौन कौन से थे? विदेश, रक्षा और धार्मिक और अल्पसंख्यक और जनजाति से संबंधित जो मामले हैं वो सुरक्षित विषय थे। अब ये देखिए, आप यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, गवर्नर जनरल के नीचे सुरक्षित विषयों के लिए होगा एक कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद यहां होगी, और दूसरी तरफ यहां होगी विधायिका से व्यवस्थापिका से निर्वाचित मंत्री। अब जो गवर्नर जनरल है वो सारे खुद तो संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, गवर्नर जनरल सुरक्षित विषयों के लिए अपनी कार्यकारी परिषद से सलाह लेता है, ठीक है, और यहाँ पे जो व्यवस्थापिका से निर्वाचित मंत्री हैं उनसे सलाह लेगा, ठीक है। और फिर कार्यकारी परिषद वहां होंगे निर्वाचित मंत्री, कौन से, व्यवस्थापिका के, व्यवस्थापिका से निर्वाचित मंत्री उनसे सलाह लेगा, लेकिन जो व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होंगे, कार्यकारी परिषद है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, लेकिन यहां होगी, यहां उत्तरदायी होंगे। देखो, इसको हम फिर से देखते हैं। गवर्नर जनरल के पास दो प्रकार के विषय होंगे, सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय कौन से हैं? विदेश, रक्षा, धार्मिक और अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित मामले, ये हैं सुरक्षित विषय। बाकी जो शेष रह जाएंगे वो हस्तांतरित विषय हैं, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल है वो कार्यकारी परिषद से सलाह लेकर इससे संबंधित कार्य करेगा। और यहाँ पर हस्तांतरित विषयों से अगर उसे सलाह लेनी है तो वो किससे, व्यवस्थापिका से निर्वाचित मंत्रियों से वो सलाह लेकर कार्य करेगा। और ये निर्वाचित मंत्री आप खुद ही समझ लीजिए कि जैसे अगर व्यवस्थापिका से निर्वाचित है तो ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यकारी परिषद के जो मंत्री होंगे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए कुछ मामले, इनकी तरफ आप ध्यान देना, विदेश, रक्षा, धार्मिक, अल्पसंख्यक जनजाति संबंधों के अलावा वित्त, जो भी फाइनेंशियल होगा वो भारत की साख, वित्त भारत की साख, और जो सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवक और ब्रिटिश और बर्मीज जो सामान है वो, और भारत के किसी भाग, वित्त, साख, कोई सरकारी सेवक है वो, ब्रिटिश बर्मी सामान या भारत के किसी भाग से रिलेटेड अगर कोई मामला आता है तो इस पर गवर्नर जनरल को अपना विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो अपने व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। साख पर, वित्त पर, सरकारी सेवकों को, जैसे सरकारी सेवक उनके कौन होंगे, ब्रिटिश, तो उनके लिए अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कोई बोलता है उसके लिए ब्रिटिश या बर्मा उस टाइम हमारे साथ था, बर्मा से रिलेटेड जो भी सामान है उस पर कोई आपत्ति उठाता है तो भारत के किसी भी भाग पर अगर कोई आपत्ति होती है या कोई केस होता है तो उसके लिए गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत शक्तियां प्राप्त थी। ये तो था हमारा। अब आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हावी कौन है, गवर्नर जनरल। ज्यादा से ज्यादा इन मामलों पे किसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। आगे हम देखते हैं, या ये तो हमने देखा है संघ को उन्होंने कैसे शक्तियां दी हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें व्यवस्थापिका में निम्न सदन, उच्च सदन बनाया गया है, उसमें कितने कितने मेंबर्स थे या कितने कितनी उनको शक्तियां प्राप्त थी। वो भी एक डिप्लोमेटिक सा था जिसमें कि ये चाहते थे कि गवर्नर जनरल हावी रहे। आगे हम देखते हैं जैसे कि व्यवस्थापिका में क्या है, जैसे हमारे आजकल है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह इधर था राज्य परिषद और संघीय सभा। जो राज्य परिषद थी ये थी उच्च सदन जैसे कि आजकल होता है वैसे ही, और संघीय सभा थी ये थी निम्न सदन।
जो इसमें मेन बात समझने वाली वो आजकल भी वैसे ही चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें ली गई हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम चेंज है, आजकल राज्यसभा है और लोकसभा है, वैसे ही है। जैसे राज्यसभा उच्च सदन आज है, उसी तरह राज्य परिषद उच्च सदन थी और संघीय सभा जो थी वो निम्न सदन थी। इसमें जैसे 1/3 सदस्य आजकल हर 2 वर्ष में चेंज होते हैं और इधर क्या होंगे, हर 3 वर्ष में बदले जाएंगे, 3 वर्ष में चेंज होंगे। और इधर के जो सदस्य हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल है। प्लस अगर इसके मेंबर्स हर 3 साल में चेंज होंगे तो ये सदन कैसा हो गया, स्थायी सदन। और ये कौन सा हो गया, 5 वर्ष में चेंज हो जाते हैं तो ये क्या होंगे, अस्थायी सदन, ये अस्थायी सदन रहेगा। अब जो इसमें एक डिफरेंट चीज थी वो ये थी, ये आजकल भी है, ये बातें तो आज भी हैं, डिफरेंट क्या था वो हम देखते हैं। वो था व्यवस्थापिका में इनका चुनाव, ये तो हो रहे हैं प्रत्यक्ष, इनका तो हो रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन और इनका हो रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव। और इसी तरह जो रियासतें थी इसमें उनका योगदान 40% था, मनोनीत 40% रियासतों से मनोनीत थे राज्यसभा में, राज्य परिषद में, और यहां थे 30% रियासतों से मनोनीत थे। यहां संख्या थी 260 और यहां संख्या थी 250 टोटल मेंबर्स की। इसके बारे में हम इतनी ही खास है, इसमें जो अलग बात है वो हमें ध्यान रखना है, वो था इनका चुनाव, जो कि बिल्कुल ही विचित्र लगता है। कैसे कि जो तो राज्यसभा में है उनका तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा रहा है, लेकिन जो संघीय सभा है जो कि अपनी जनता के प्रति जिसे कि उत्तरदायी होना चाहिए, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव किया जा रहा है। जो अलग बात है उसे हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, इसके साथ ही गवर्नर जनरल को बहुत ही ज्यादा शक्तियां दी गई। अब इसके बाद हम सिर्फ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड है। जो पहले हमने देखा व्यवस्थापिका और गवर्नर जनरल की शक्तियां, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे जो पॉइंट्स देखेंगे वो बिल्कुल याद करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब देखते हैं कि गवर्नर जनरल को अतिरिक्त शक्तियां क्या दी गई। पहले हमने देखा था संघीय व्यवस्था में कि उसे वित्त साख या किसी भाग या अपने जो सामान वो सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसे व्यक्तिगत उसे फैसले लेने का अधिकार दे रखा था। इसके अतिरिक्त और क्या क्या था जिस पर कि उसे वीटो पावर प्राप्त थी, जैसे कि अगर व्यवस्थापिका में कोई उन्हें अनुदान देना है, कोई अनुदान की राशि है, वो अगर कोई विधेयक व्यवस्थापिका में अगर कैंसिल कर दिया जाता, अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे भी वो अपने वीटो पावर से स्वीकार कर सकता था। विधायिका का विधेयक जिसे कि अस्वीकार कर दिया गया है उसे भी यह स्वीकार कर सकता था। कोई अनुदान है उसको भी अध्यादेश जारी कर सकता था, जैसे कि आजकल हमारे राष्ट्रपति करते हैं वैसे ये अध्यादेश जारी कर सकते थे। इसके अलावा इनको वीटो पावर प्राप्त थी। ये तो था गवर्नर जनरल के बारे में। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि ये माइंड में अपने रहना चाहिए, उससे कोई भी घुमा फिरा के प्रश्न आता है तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी। अब जो मुख्य पॉइंट है वो हम याद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, बट केंद्र में लागू। प्रांतों में अगर द्वैध शासन समाप्त कर दिया तो अब प्रांत क्या है, सीधे क्राउन के अंडर में। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया और जो प्रांत है वो सीधे क्राउन के अंडर में। लेकिन क्राउन सीधा तो काम नहीं कर सकता, ब्रिटेन के जो मंत्री हैं या भारत सचिव वो सीधा तो यहाँ आके काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उनका प्रतिनिधि कौन था, क्राउन का प्रतिनिधि कौन है यहाँ पर, गवर्नर जनरल।
और गवर्नर जनरल प्रांतों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न ऐसा होता है या कोई भी समस्या ऐसी होती है तो वो सीधे प्रांतों का जो शासन है वो अपने हाथ में ले सकता है। जैसे कि आजकल भी हम पढ़ते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति, अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य में कि कोई ऐसी स्थिति है कि वहां का जो शासन है वो नहीं संभाला जा रहा वहां के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, तो वो सीधा शासन जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी था कि अगर वैसे तो ये प्रांत सीधे क्राउन के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पर उसका प्रतिनिधि कौन है? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अव्यवस्था फैल गई है, किसी भी वजह से वित्त की व्यवस्था या किसी और प्रकार से अव्यवस्था प्रांतों में फैल गई है, तो जो सीधा जो शासन है वो गवर्नर जनरल के हाथ में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ ये ध्यान में रखेंगे, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया है और यहाँ पर बर्मा जो उस टाइम भारत का भाग था, बर्मा और अदन, बहुत सारे क्लासेस में या बहुत सारी बुक्स में सिर्फ बर्मा का नाम दिया जाता है, लेकिन नहीं, बर्मा और अदन दोनों थे। बर्मा और अदन को भारत से अलग किया, बर्मा और अदन को भारत से अलग करके उन्हें अलग स्टेट, अलग देश बना दिया गया। तीसरी चीज थी यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग। जैसे कि आजकल यूपीएससी है, आरपीएससी है, वैसे हम आरपीएससी नहीं कहेंगे, हम सीधा यही बोलेंगे जैसे यूपीएससी है उसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का गठन इसी समय किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग बनाया। इसके साथ ही संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय बनाया गया। केंद्रीय बैंक या जिसे आप आरबीआई कहते हैं उसकी स्थापना की गई। आरबीआई यहाँ पे एससी और यहाँ पे पीएससी। मेन पॉइंट के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, बर्मा और अदन को भारत से अलग किया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन भी उस समय हुआ, संघीय न्यायालय जो आजकल सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। और ये कब से काम किया? 1 अप्रैल 1935 और ये है अक्टूबर 1935 में। इसके साथ ही 2 नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध, नए प्रांत बनाए। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पिछला जो मैंने पढ़ाया इन पॉइंट से पहले का वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं याद रख सकते, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप ये पॉइंट्स जरूर याद करें। इससे रिलेटेड 1 या 2 पॉइंट्स और हैं वो हम करते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स मैंने करवाए हैं ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड मुख्य क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन, बर्मा और अदन को भारत से अलग किया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया, संघीय न्यायालय इस समय बनाया गया, आरबीआई की स्थापना इस समय हुई और उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बने। और आगे हम एक जवाहरलाल नेहरू जी का और लॉर्ड लिनलिथगो का हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 या 2 पॉइंट्स और है वो हम अभी देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हमने देख लिया वो स्टेटमेंट और 7वां और 8वां कि ये जो संविधान था भारत शासन अधिनियम ये रिजिड था। रिजिड मतलब कि कठोर। आज का जो हमारा संविधान है वो रिजिड नहीं है, वो लचीला है। तो उस टाइम का जो ये संविधान इन्होंने भारत शासन अधिनियम बनाया ये रिजिड था, कठोर था, इसे इसमें परिवर्तन करना असंभव था, संभव था ही नहीं। दूसरा था इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन अभी भी था। जैसे कि हमने भारत शासन अधिनियम 1909 1919 दोनों में पढ़ा था कि इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात रखी, उसी तरह यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन अभी भी था। सांप्रदायिक निर्वाचन किस किस को दिया था ये आपको पता होगा, जो कि अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक जो आज के टाइम में है, मुसलमान है, सिख है, इनको क्या किया? इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन दिया। ये तो थे हमारे 8 स्टेटमेंट। अब आप देखिए कि इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियां ज्यादा थी, संविधान ज्यादा रिजिड था और उनको जो अब इसमें एक बात और भी थी, जैसे
इसमें कुछ नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, सबको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार है, वो क्या चाहती थी कि आधे जो व्यक्ति हैं कांग्रेस के, उनको तो राजनीति में डाल दिया जाए और आधों का वैसे दमन कर दिया जाए। तो ये उस टाइम अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहती थी। और इसके साथ साथ महिलाओं को, जितने भी उन्होंने नागरिकों को अधिकार दिए थे, उनमें महिलाओं को मताधिकार था कि महिलाएं मताधिकार कर सकते हैं। ये थे इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो क्या कहते हैं इसके बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो, जैसे कि मैं आपको बार बार इसमें बोल रही हूं कि ये क्या चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता बनी रही, तो लॉर्ड लिनलिथगो का भी यही स्टेटमेंट था कि भारत शासन अधिनियम 1935 बनाने का जो मुख्य रीजन था वो यही था कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रहे। कहीं भी ये स्टेटमेंट आ जाता है कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित रहे या बना रहे, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। ये स्टेटमेंट किसका था? ये था लॉर्ड लिनलिथगो का। और जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उन भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन बाद में वो फिर भी इसी राजनीति में आ गए। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है, कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं। ब्रेक तो बहुत हैं, अनेक ब्रेक हैं, परंतु इंजन नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर, कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसके अनेक ब्रेक हैं। ब्रेक तो इसके हर जगह पर लग जाती है, लेकिन इसका इंजन नहीं है। इसके साथ ही आप ये 10 पॉइंट और ये 2 स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हैं, तो मेरी तरफ से भारत शासन अधिनियम में से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 को खत्म करते हैं और ये क्लास यहीं खत्म होती है। अब हम आगे, मैं इसको आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैं आगे शुरू कर रही हूँ राजस्थान का जीके। इसमें हम कल्चर भी करेंगे, जियोग्राफी भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।